I am who I'm meant to be. तो आज इस वीडियो में अब हम पैरेललोग्राम लॉ की एक्सटेंशन समझेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। एग्जांपल्स की फॉर्म में हम देखेंगे, क्योंकि रियल टाइम में आपको पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है, ट्रायंगल लॉ यूज करना है, तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे यूज होगा एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है, इफ टू फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट such that they are separated by 60 degree as shown in this figure, then find the resultant force and its direction. पिछले वीडियोस में जो हमने देखा था उसमें वेक्टर एडिशन को हमने दो तरह से डिस्क्राइब किया है। अभी एक आपका ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में हमने देखा है कि दो फोर्स अगर किसी एंगल थीटा पे सेपरेटेड है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा रिजल्टेंट का। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, हम मान के चलते हैं यहाँ। जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ में हम एज्यूम करते हैं, वैसे हम यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम एज्यूम कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट इज दिस इज आर, ठीक है। अब इस रिजल्टेंट का मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं और ये कितने एंगल पे यहां से इंक्लाइंड है 8 न्यूटन की फोर्स से। अगर ये कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं, तो मैं ये दोनों चीजें निकाल सकता हूं। अब ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया कि दो फोर्सेस के बीच का एंगल, ठीक है, और ये भी दिया गया कि ये फोर्सेस एक एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। तो फोर्सेस हैं तो फोर्सेस की यूनिट्स हमें पता है न्यूटन्स में। रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों वेक्टर्स का वो भी फोर्स ही होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि 8 न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड 6 न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बी वेक्टर है तो ये पैरेललोग्राम है तो ये भी बी वेक्टर ही होगा, which is 6 न्यूटन। तो दोनों का अगर मैं सम करूं तो मैं निकाल सकता हूं। अब देखिए, पैरेललोग्राम लॉ जो है वो एक एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ की। ये ट्रायंगल लॉ बन गया आपका, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए तो ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बिल्कुल सही है। दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी एंड दिस इज रिजल्टेंट। दिस इज रिजल्टेंट जो दिख रहा है। लेकिन ट्रायंगल लॉ में हमें ये तो पता है कि थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द टू साइड्स, दिस इज ए बी। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये पैरेललोग्राम लॉ में है। तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पहले देखना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड लॉ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, इसी का यूज करना है। इसी का यूज करते हुए आप ध्यान से देखिए क्या आएगा। A इज 8 न्यूटन, B इज 6 न्यूटन, 2 into 8 into 6 into cos of 60, cos of 60 is 1/2। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। दिस इज 64, दिस इज 36, 64 प्लस 36 इज 100, और यहां से आपको मिल जाएगा 8 into 6 दैट इज 48, विच इज अंडर रूट 148, विच इज क्लोज। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज समवट 12.16 न्यूटन। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फिजिक्स में। लेकिन मैं आपको सिर्फ दो चीजें बोल रहा हूं कि आपने अगर एक बार रिजल्टेंट निकाल लिया किसी दो सम्स वेक्टर के टू गिवन साइड, पैरेललोग्राम के टू गिवन साइड्स का, तो रिजल्टेंट के बाद आपको डायरेक्शन निकालनी जरूरी है। दो ही चीजें चाहिए हमें, एक रिजल्टेंट और एक डायरेक्शन। रिजल्टेंट तो आपके पास आ गया, डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी। डायरेक्शन के लिए यहां पे देखते हैं,
टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यही था हमारे पास। अल्फा जो आपका इंक्लिनेशन है रिजल्टेंट का, यहां से 8 न्यूटन से, उसी की रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। तो बी आपको पता है दैट इज 6 साइन ऑफ 60 डिग्री, दैट इज √3/2 डिवाइड बाय ए इज 8 प्लस 6 इंटू कॉस ऑफ 60 इज अगेन 1/2। इसको आप सॉल्व करिए, रिजल्ट इज सिंपल 6, this is 3, this is again 3√3 tan alpha is equal to 3√3 divided by 11. Alpha is tan inverse of 3√3 by 11। इसको आप इसी फॉर्म में रहने दीजिए। अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसका इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स की वैल्यू निकालिए। दिस इज समवट 25-26 डिग्री सेल्सियस के बीच में आएगा। इसको हम कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन ये अगर कंपेटिटिव टेस्ट में पूछा गया है तो इसको आप सॉल्व करके, जैसे मैंने बोला 12 पॉइंट समथिंग 16 न्यूटन के आसपास है, और ये एंगल भी इसी फॉर्म में दिया जाएगा। तो आपको अब ये पता चल गया कि रिजल्टेंट जो है वो 12.16 न्यूटन के आसपास है, और ये जो एंगल है ये इतना है। तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे यूज में लाया आपने? पैरेललोग्राम लॉ हमेशा रिजल्टेंट निकालता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका एंगल कितना रहेगा किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन से स्पेसिफिक, ये आपको बता देता है। ट्राइंगल लॉ तो आपने शुरू में यूज कर लिया, लेकिन ट्राइंगल लॉ मैग्नीट्यूड नहीं देता है, वो आपको पैरेललोग्राम लॉ से ही मिलेगा। तो इस एग्जांपल में इतना ही था। नेक्स्ट जो अब हमारा डिस्कशन आएगा दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगन लॉ मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा। तो पहले हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, उसके बाद हम पॉलीगन लॉ पे आए। तो एडिशन के बाद अब हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर आ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बहुत सिंपल है, इसको आप इस तरह से समझिए जैसे कि आपके पास एक वेक्टर है ए बी, दिस इज ए वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर ए सी। तो मेरे को ये पता है कि जो रिजल्टेंट आएगा इनका दैट इज दिस ए न्यू वेक्टर आर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी, या सॉरी ए सी, यहां पे हमारे पास दो वेक्टर है, इज इक्वल टू आर रिजल्टेंट। क्लियर? दिस इज एडिशन। अभी तक हमने एडिशन के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट देखूं तो एक तीसरा वेक्टर बनता है, दिस वेक्टर एडी, दिस इज द न्यू वेक्टर एडी, इसका रिजल्टेंट भी एक होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं एडी वेक्टर, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं, तो एडी की पैरेलल लाइन ये बनती है। आप इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी इज ए न्यू वेक्टर आर डैश, दिस इज ए न्यू वेक्टर आर डैश। डायग्राम से ही दिख रहा है। अब सब्ट्रैक्शन को ध्यान से समझिए। मेरे को यह पता है कि अगर दो वेक्टर्स ए बी और ए सी हैं तो उनके एडिशन से एक तीसरा वेक्टर या उनका रिजल्टेंट, आप एडिशन बोलिए या रिजल्टेंट बोलिए, एक ही चीज आ रही है। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को इस तरह से ऐड करूं तो एक नया वेक्टर आता है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट आर। लेकिन अगर मैं ए बी में एडी वेक्टर को ऐड करूं तो एक नया वेक्टर आता है दैट इज कॉल्ड आर डैश। ये दोनों रिजल्ट अलग है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग होगी, ये डायग्राम से पता चल रहा है। अब ध्यान से समझिए कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ। देखिए, आपने एक वेक्टर ए और बी का सम निकाला, ठीक है। आप इसको पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से भी समझ सकते हैं, या मैं इसे ट्रायंगल लॉ की तरह आपको समझा सकता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी,
तो अगर आप ट्रायंगल लॉ के हिसाब से चलें तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। लेकिन अगर आप बोलें कि नहीं, हमें तो a वेक्टर के अंदर नेगेटिव ऑफ b वेक्टर ऐड करना है, अगर किसी भी वेक्टर के अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट आप जाएं, दिस इज 180 डिग्री, मैं अगर एक b वेक्टर को 180 डिग्री अपोजिट इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो ये माइनस b है, ठीक है। तो एक नया वेक्टर बनेगा, दिस इज कॉल्ड b वेक्टर। अब मैं बोलूं कि a प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। तो अगर इसी डायग्राम में आप देखते हैं, दिस इज माइनस b एंड दिस इज d। तो सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन में आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप पहले क्या करते थे, दो वेक्टर्स को ऐड करते थे लाइक दिस a प्लस बी। अब आप क्या कर रहे हैं, b के 180 डिग्री काउंटर पार्ट जो माइनस b है उसके अंदर ही a वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं a को b के अंदर ऐड करता हूं तो मेरे को एक वेक्टर मिलता है c, राइट। लेकिन अगर मैं a को b के 180 डिग्री शिफ्टेड इमेज विच इज ए न्यू वेक्टर, दिस इज माइनस b, इसके अंदर ऐड करता हूं तो मेरे को नया वेक्टर मिलता है, दैट इज कॉल्ड d वेक्टर। हमने हमेशा बोला कि वेक्टर को वेक्टर में ही ऐड किया जाएगा, तो जब नया वेक्टर ऐड हो रहा है a के अंदर तो इसका जो सम आएगा वो भी एक डिफरेंट सम आएगा विच इज डिफरेंट फ्रॉम c। तो c एंड d आर डिफरेंट, their direction is different, their magnitude will be different। वो हम आगे देखेंगे क्या कंडीशंस हो सकते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में यही होता है। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करें तो व्हेन वेक्टर इज एडेड, व्हेन वेक्टर इज एडेड, या सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद 180 डिग्री शिफ्टेड अनदर वेक्टर b, जैसे कि ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो इट इज जस्ट लाइक एडिशन, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, रेस्ट इज सेम, बाकी चीजें सारी सेम है। d का मैग्नीट्यूड वैसे ही निकाला जाएगा पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से, इन दोनों के बीच के एंगल्स भी निकाले जाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ में, जैसे लिया हमने, जैसे कि एक्स वाई एक्सिस थे हमारे पास, दिस इज 8 न्यूटन एंड दिस इज 6 न्यूटन। ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि भाई मेरे को 6 न्यूटन के बजाय -6 न्यूटन में इसे ऐड करना है, ठीक है। मेरे को सब्ट्रैक्शन चाहिए, सिंपल है। जैसे कि मैंने बोला था कि 8 न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय a वेक्टर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय b वेक्टर। हमने प्रीवियस केस में a प्लस b निकाला व्हिच इज c एंड व्हिच इज इक्वल टू √148, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम लॉ को समझने के लिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को ये बताओ कि a माइनस बी कितना होगा, दिस इज अ न्यू वेक्टर d वेक्टर। मैंने ये कह दिया कि ये नया वेक्टर है d, क्लियर। अब मैं सारी चीजें वही निकालूंगा जो मैंने a प्लस बी के लिए निकाली थी। आप ये देख सकते हैं b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल भाई 6 -6 न्यूटन और 8 न्यूटन, माइनस इज जस्ट शोइंग डायरेक्शन, ठीक है। ये 180 डिग्री शिफ्टेड है तो 8 न्यूटन से इसका जो एंगल होगा दैट इज 120 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड जो होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, यही होगा। यहां से आप निकाल लीजिए, यहां फर्क आ जाएगा, कॉस ऑफ 120 इज नाउ, कॉस की वैल्यू सेकंड क्वार्टर में 120,
तो जो वैल्यू इसकी आएगी वो क्या होगी, -1/2। तो आप cos 120 की वैल्यू अगर निकाल सकते हैं तो इट्स इजी, 64 + 36 + 2 × 8 × 6 × -1/2. Simple. This is 100 minus 48 स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। दिस कम्स आउट टू बी 52, तो √52 इज योर आंसर। ये डी का मैग्नीट्यूड है। अब डी का जो भी मैग्नीट्यूड है वो आपके सामने, ये वो मैग्नीट्यूड नहीं है जो सम a + b का आया था। क्लियर? तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि a + b इज नॉट इक्वल टू a - b। एक फाइंडिंग तो यही आ रही है। दूसरा, एंगल निकाल सकते हैं। एंगल भी हम वैसे ही निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू b sin of थीटा अपॉन a + b cos of थीटा। b क्या है यहाँ पे, यही 6 न्यूटन। तो 6 sin of 120 डिग्री डिवाइड बाय 8 + 6 cos of 120 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। sin 120 sin 60 √3/2, तो 6 × √3/2 डिवाइड बाय 8 cos of 120 -1/2 आया है हमारे पास। तो दिस इज 3, दिस इज अगेन 3, 8 - 3 is 5। तो टेंजेंट अल्फा यहां से आ जाता है आपके पास as 3√3 डिवाइड बाय 8 - 3, दैट इज 5। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई डी का मैग्नीट्यूड कितना आया, दिस इज मैग्नीट्यूड डी × 52 at an angle tangent inverse 3√3 divided by 5। तो आपने ये बता दिया कि अगर सम a + b ये था तो a - b का मैग्नीट्यूड ये है, एंगल इतना है, और ये इस तरह से निकालो। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ही ये रहेगा। जब आप इसको XY ग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल एज इट इज चलेगा। a - b में आपने -b शो किया, दिस इज द न्यू रिजल्टेंट, दिस वाज द प्रीवियस रिजल्टेंट। उसका एंगल भी आपको पता था, दैट इज α1। इसका एंगल भी आपको यहां से पता है, सपोज α2 की वैल्यू ये है, α1 हमें पता था। दोनों के बीच में कितना एंगल होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर ध्यान से समझा जाए तो a + b, a - b क्या है, कैसे कर रहे हैं, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे आप कुछ ध्यान से समझना पड़ेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ यही नहीं है, पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ या सब्ट्रैक्शन समझ ली, इसमें और भी कई चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, कमिंग वीडियोस के अंदर हम कंपोनेंट फॉर्म को समझेंगे कि कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर उनको एक बार हम समझ लें तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल अलग हो जाता है, ये बिल्कुल अलग चीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये तब तक अच्छा है जब तक आपको वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए जाए कि वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे रोटेटेड है, 30 डिग्री पे रोटेटेड है, मैग्नीट्यूड ये है। ये बहुत सिंपल है, ये एनसीईआरटी के बेसिक टेक्स्ट में भी आपको मिल जाएगा। ये शुरू में जब हम पढ़ते हैं 11th के कोर्स में तो ये ऐसे ही दिया जाता है कंपटीशंस में, लेकिन आपको ये फॉर्म दूर दूर तक नहीं दिखेगी। वहां वेक्टर्स का मतलब डायमेंशंस के हिसाब से लिया जाता है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें एडिशन कैसे की जाएगी, उसमें सब्ट्रैक्शन कैसे की जाएगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, हम अब उन चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला फोकस हमारा रहेगा अगले वीडियोस में कि कंपोनेंट फॉर्म क्या है, यूनिट वेक्टर्स क्या हैं और उनको कैसे यूज करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, कंपोनेंट फॉर्म और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर आप वेक्टर्स में आ रहे हैं तो कितना इजीली आ सकते हैं। ये बिल्कुल 5 सेकंड में हो सकता है ये काम।
आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि जो हम 10th में करते थे अब वेक्टर्स में उसे कैसे करना है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है कंटेंट। हमारे 11th का सीरीज जो अब डिस्कस हो रहा है वो अब एक इस लेवल पे शुरू हो जाएगा जहां पे आप अगर बार बार इसको रिवाइज करेंगे नोट्स की हेल्प से, और जितना हो सके इसको रिवाइज करने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोर्स वर्क में, उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो आप प्लीज बने रहिए हमारे अगले वीडियोस के लिए। आज के लिए इतना ही काफी है।